बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हम है आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं वासिल खान अलीफ और आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हमजा नुमान मसूद, जो कि भतीजे हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता श्री इमरान मसूद साहब के, और बेटे हैं गंगो विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुके नुमान मसूद साहब के। बहुत बहुत स्वागत है हमजा साहब, हमें वक्त देने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। आप यहाँ पर अभी अभी लॉ की डिग्री लेकर के आए हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया शुक्रिया जी। तो अभी आपकी एक डिबेट हुई जो कि काफ़ी चर्चा में रही। आपने डिबेट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये कहा कि वो आपके प्रधानमंत्री हैं। क्या आप उन्हें हमारा प्रधानमंत्री नहीं मानते, देश का प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं? देखिए, गोदी मीडिया की एक आदत है, बात को जब सही बात बोलें तो वो आपकी आवाज़ बंद कर देते हैं, आपकी क्लिप काट देते हैं। मैंने बात ये कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम करा है वो उस काम के अंदर देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे। वो केवल एक पार्टी के प्रधानमंत्री बन के रह गए। उन्होंने अपने साथियों को, अपने यारों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश भेज दिया। अब बताइए, इसमें अगर वो उनके प्रधानमंत्री हैं तो बिल्कुल मैं उन्हें अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता। अच्छा, आपका एक और बहुत ज़्यादा आप बयान दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, चूँकि वो एक प्रधानमंत्री भी हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप नहीं चाहते थे कि वो एएमयू में आए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज वो आए थे, आज उनका प्रोग्राम भी था, आप उसका विरोध कर रहे थे, ऐसा क्यों? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिवर्सिटी है और जमहूरियत के अंदर सबको अधिकार है विरोध करने का और समर्थन करने का। मैं क्योंकि उनकी विचारधारा से विरोध रखता हूँ, और एएमयू की विचारधारा और मोदी जी की विचारधारा दो बहुत अलग चीज़ें हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान के अंदर उन्हें भी मानना पड़ा कि देश के अंदर योगदान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ज़्यादा किसी और का नहीं है। लेकिन मुझे परेशानी इस बात से है कि नरेंद्र मोदी जी के मंत्री कहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ब्रीडिंग ग्राउंड है आतंकवादियों का। उनके मंत्री हमें कहते हैं कि एएमयू के बच्चों को मैं जिंदा गाड़ दूंगा। अगर मैं 2-4 बार ज़्यादा बोल दिया या कुछ ज़्यादा मैंने 1-2 लफ्ज़ और बोल दिए तो मेरे ऊपर भी यूएपीए लगाकर मुझे भी जेल में डाल देंगे। अब आप बताइए, जो आदमी की पार्टी, जिस आदमी के लोग इस कदर यूनिवर्सिटी पर हमला करते हो, 15 तारीख को पुलिस यूनिवर्सिटी में घुसा दी, बच्चों पर गोलियां चलवा दी, बहनों के हिजाबों को खिंचवा दिया, गर्ल्स हॉस्टल में पुलिस घुसवा दी, उस आदमी के ऊपर हम एतबार कैसे कर ले? नहीं, वो वहाँ पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर तो गए नहीं थे। वो एक एज ए पीएम पूरे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वहाँ गए थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एएमयू दोनों एक तरह से यूनिवर्सिटीज़ हैं, शिक्षण संस्थान है, तो वहाँ जाने पर इतना हो हल्ला क्यों? देखिए, मैं फिर पहली बात से अपनी बात को जोड़ूंगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए 100 बार इस्तकबाल, लेकिन मोदी जी अपने पद की गरिमा को छोड़कर पार्टी के नेता क्यों बन जाते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2014 के बाद से अब तक कई लाख करोड़ फंड्स काट दिए। 2 हमारे सेंटर्स बंद होने की कगार पे आ गए हैं, किशनगंज और मल्लमपुरम। नरेंद्र मोदी के मंत्री बयान दे रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर टेररिस्ट ब्रीड हो रहे हैं। तो आप ये बताइए, राजा थोड़ा ना खुद करता है। अगर मैं हूं, मेरे घर के अंदर मेरी पूरी कैबिनेट है, कैबिनेट का अगर ऑफिशियल्स ये बात कह रहे हैं तो मेरी भी तो सहमति होगी। क्यों नहीं सैक करते उन्हें? क्यों नहीं उन्हें हटाते पद से? क्यों कार्रवाई नहीं करी नरेंद्र मोदी जी ने? अगर मोदी जी को इतना ही प्रेम है, मैं मोदी जी के आने का विरोध, मेरा कोई ज़मीन का झगड़ा नहीं है उनसे। एक छात्र हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी थी, और मैं विरोध सिर्फ विचारधारा का है। उनकी विचारधारा बहुत कट्टरवाद के ऊपर हो चुकी है। वो कह रहे हैं एएमयू मिनी इंडिया है। बिल्कुल, मैं मोदी जी की बात से सहमत हूँ। 6 साल में पहली बार उन्होंने सच बोला है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिनी इंडिया है। हमारे यहाँ हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, ईसाई भी मिलेगा, और सर्व धर्मों की बराबर इज्जत होती है। एक शिक्षक संस्थान किसी आदमी का धर्म नहीं देखता। शिक्षण संस्थान सिर्फ देखता है कि हमें बच्चा पढ़ाना है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन मोदी जी की आंख से हिंदू मुसलमान का चश्मा ही नहीं हटता, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? हमारी तो कोई गलती नहीं है इसमें। उनके मंत्री कहते हैं, उनके लोग हमारे पर हमला करते हैं, हम तो उन्हीं की बात रिपीट करके बता रहे हैं कि आपके लोगों ने हमें ये कही बात। चलिए, खैर वापस गंगो की राजनीति पर आते हैं, गंगो विधानसभा पर आते हैं। आपके पिताजी 2 बार गंगो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पिछली बार बहुत ही कम अंतर से वो चुनाव हारे। एक तरह से ये माना जाए कि ये हमारा जो क्षेत्र है, गंगो विधानसभा का जो क्षेत्र है, वो गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र है। गुज्जर वोट के बिना क्या वो विधायक बन पाएंगे? इस बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, सर्व समाज का वोट मिलता है तो ये आदमी चुनाव जीतता है। पिछले चुनाव हम जीते हुए हैं। आपने बात की बहुत कम अंतर से, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि अंदर क्या हुआ था, किस तरीके से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया था, किस तरीके से 4 घंटे काउंटिंग रुकवा कर उन गाँव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई जहाँ बस्ता भी नहीं लगा हुआ था उनका। तो वो तो आखिरी का घपला था, वो आप भी जानते हैं।
चुनाव अगर आप कहेंगे कि मैं सिर्फ गुज्जर निकाल के चुनाव जीत जाऊं या मुसलमान निकाल के चुनाव जीत जाऊं, हम लोग इस चुनाव के अंदर 7 हिंदू गांव जीते हैं, इस लहर के अंदर भी 7 हिंदू गांव, और बड़े बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी से। और 8 से 10 हिंदू गांव के अंदर हम दूसरे नंबर पे रहे हैं। सर्व समाज का वोट मिला, जब तो चुनाव जीत रहे हैं, जब तो बीजेपी मंत्री जी को फोन करना पड़ा, मुख्यमंत्री जी को फोन करना पड़ा डीएम और एसएसपी के पास, काउंटिंग बंद करवाइए। कैसे जीत रहा है नौमान मसूद? तो देखिए, मुझे और कौन कहता है कि हमें गुज्जर वोट नहीं मिलता? मैं कई गुजरों के गांव आपको गिनवा दूंगा जहां पे हम लोग 300 400 500 वोट लेके आए हुए हैं। तो ये भ्रम बना रखा है बीजेपी ने कि हमारे साथ फलाना वोटर है, सर्व समाज से ही चुनाव जीता जाएगा। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, और मुझे ऐसी जीत नहीं चाहिए जिसके अंदर एक भी समाज का योगदान ना हो। इससे बढ़िया है कि हम चुनाव हार जाएं। लेकिन अगर मैं चुनाव जीतना चाहता हूं, अगर फ्यूचर में भी अगर हम लड़े, अगर हम जीते, तो मुझे सर्व समाज का वोट चाहिए, जब ही हम जीत पाएंगे, और वैसी ही जीत में मजा है। अच्छा, आपके परिवार से एक मुस्लिम, जो अब नया ट्रेंड चला है, एक मुस्लिम लीडरशिप का एक ट्रेंड चला है, एक जो एक यहाँ पर वो बनाया गया है, एक तरह से सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है। ये इवन यहाँ पर नहीं, पूरे देश के अंदर एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, परसेप्शन बनाया जा रहा है लोगों के बीच में कि मुस्लिम वोटर जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट की ओर मुतासिर हो जाए या फिर रुजू हो जाए उसकी तरफ में, वो इंस्पायर होकर के उस पर चला जाए, और मुस्लिम जो वोटर्स हैं उनको अछूत बना दिया जाए, मुस्लिम लीडर्स को भी और मुस्लिम वोटर्स को भी। क्या आप इसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? नरेश सैनी जी का आपने नाम सुना होगा, बेहट विधानसभा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मुस्लिम विधानसभा है, रामपुर के बराबर वहाँ मुस्लिम वोट है। और बेहट विधानसभा के अंदर नरेश सैनी जी को 82 से 85 हज़ार वोट मुसलमान मिला हुआ है। उसके पहले श्री प्रदीप चौधरी, आप अब बीजेपी के सांसद हो चुके हैं वो, लेकिन उससे पहले हमारे साथ थे। उनके सामने 2 मुसलमान चुनाव लड़ रहे थे। उन 2 मुसलमानों को छोड़कर 55,000 वोट मुसलमान प्रदीप चौधरी साहब को ट्रांसफ़र हुआ है। मेरे खुद के परिवार ने 11 हिंदू विधायक दिए हैं इस क्षेत्र को। और अब कोई कहीं कितने मुस्लिम विधायक दिए हैं? 11 हिंदू विधायक दिए। कितने विधायक दिए हैं? कि मुसलमान तो हम खुद हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। क्या हमारा रिप्रेजेंटेशन मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, रशीद मसूद साहब और आपके परिवार को एक तरह से प्रोडक्शन कंपनी कहा जाता था कि राजनीति के लिए ये एक प्रोडक्शन कंपनी है, लेकिन मुस्लिम लीडर्स यहाँ कम उभर करके आए हैं। मुस्लिम लीडर, जबकि अगर बनिस्बत हम किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक नॉर्मली बात की जाए। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, क्या आप हमें मुसलमान कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं? बिल्कुल, ऑब्वियसली करते हैं। हम तो अगर हम लीडरशिप कर रहे हैं तो क्या हम मुसलमान से अलग हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपनी लीडरशिप को हमने जो बनाई है, आप मेरे क्षेत्र की देख लीजिए, बात कर लीजिए। गंगो कस्बे के अंदर रुजदा बेगम चेयरमैन है आज। बिल्कुल। रुजदा बेगम एक पिछड़ी महिला है और बहुत नॉर्मल परिवार से आती है, कोई इतने बड़ा राजनीतिक परिवार नहीं है। बिल्कुल, वो चुनाव जीती, इसमें कोई संदेह नहीं। उससे पहले मसूद अख्तर चुनाव जीते, माविया अली 2015 के अंदर। मैं तो रिसेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, रिसेंट एग्जाम्पल मेरे पास हिंदुओं में नरेश सैनी है, माविया अली है, मसूद अख्तर है, रुजदा बेगम आपके सामने, यही अभी इसी कस्बे के आपके चेयरमैन रुजदा बेगम है। तो ये चीज़ बहुत गलत है कि मैं मुस्लिम, पूरे पश्चिम के अंदर कई मुसलमानों को टिकट ही रशीद मसूद साहब के कलम से गए हैं। अब सारी बातें मैं खोल के थोड़ा ना बताऊंगा, ना वो रहे ना उनके लड़ाए हुए लोग रहे, बहुतों का इंतकाल भी हो गया। लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि सिर्फ हिंदू लीडरशिप मुस्लिम, क्योंकि ये गठजोड़ है राजनीति के अंदर। माहौल तो यही बना, देखिए सवाल पूछने का मकसद आपसे सिर्फ यही था कि जो माहौल बनाया, ये जो माहौल परसेप्शन बनाया जा रहा है, चाहे वो आरएसएस बना रही है या फिर कोई एमएसएस बना रही है, कोई भी बना रहा है। इसका सीधा एक जवाब है आरएसएस को कि इसी सहारनपुर की धरती से इस टाइम नरेश सैनी को विधायक बनाया, और अगले चुनाव के अंदर भी हम लोग अपने कम से कम 3 से 4 हिंदू विधायक मुसलमान वोट से और मुसलमान विधायक हिंदू वोट से जिता कर लाएंगे। पूरी हमारी यही कोशिश है। हम अकेले नहीं लड़ते चुनाव, हमारे साथ पूरा, हमने कभी धोखा नहीं करा किसी के साथ, हम पूरा पैनल चुनाव लड़ता है। अगर आपका वोट, अगर कोई वोट मुझे दे रहा है और मेरे हिंदू साथी को नहीं दे रहा है तो वोट नहीं चाहिए हमें वो। बिल्कुल। तो हमारा तो पूरा पैनल चुनाव लड़ता है। और हिंदू मुसलमान की राजनीति में बात ही क्यों हो रही है? और मुसलमान को अछूत बनाने की बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोशिश हो रही है कि मुसलमान बिल्कुल आइसोलेट हो जाए, लेकिन इंशाअल्लाह जब तक, क्योंकि मुसलमान सबसे ज़्यादा सेकुलर है इस देश का। हम लोग उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं, मायावती को अपना नेता मानते हैं, वोट दे रखा है सबने, प्रियंका गांधी को अपना नेता मानते हैं, पंजाब में अमरिंदर सिंह को नेता मानते हैं, बिहार के अंदर दिल्ली में केजरीवाल दिल्ली में केजरीवाल को नेता मानते हैं, बिहार में नीतीश कुमार को भी वोट दिया,
बिहार के अंदर तेजस्वी को भी वोट दिया। हमने कभी क़यादत की लड़ाई नहीं लड़ी और ना हम आज लड़ रहे हैं क़यादत की लड़ाई। हम तो अपने वजूद के बचाने की, अपने ताकत को मजबूत करने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग यही लड़ाई लड़ते रहेंगे। और अगर इख्तिदार में बैठ भी गए हम लोग तो इसमें क्या बुराई हो गई? हिंदू मुसलमान को देख के थोड़ा ना देश चलाएगा। बिल्कुल हो सकता है क्या हमारा देश संविधान से चलेगा। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। कानून के अंदर सब बराबर हैं। आर्टिकल 25 मुझे इजाजत देता है कि मैं अपना मजहब फ्रीली प्रोसेस कर सकूं, प्रोफेस कर सकूं, उसे प्रमोट कर सकूं, प्रोपेगेट कर सकूं। आर्टिकल 19 मुझे इजाजत देता है फ्रीली बोलने की, कि मैं बात कह सकूं आपके ऊपर सामने, बिल्कुल बिना किसी डर के। तो इस चीज को मुझे नहीं लगता कि एक मुसलमान नेता को दिखाकर या फिर हिंदू नेता को दिखाकर कि मुसलमान को अछूत बना दिया जा सकता है। नहीं बन सकते। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अपने देश से, मुझे हमारी शुभकामनाएं हैं कि हमारे देश का संविधान भी इसी पे चलता रहे और सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी सभी धर्म आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और देश उन्नति करता रहे। अब बात आती है किसान आंदोलन पर। रिसेंटली जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन में पूरे देश में हंगामा हो रहा है, पूरे देश से किसान जा रहे हैं वहाँ पर, लेकिन कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई ऐसी वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। आप के पिताजी चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मेरा मानना है कि कांग्रेस का सवाल आप पिताजी से ही पूछें या ताया से पूछें, लेकिन क्योंकि मेरा परिवार का ताल्लुक उस पार्टी से है तो मैं इस चीज़ पे इतना कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर किसान आंदोलन को कांग्रेस ही चला रही है। सबसे मजबूत हरियाणा के अंदर ही चल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जी को आप देख लीजिए, लगातार वो डटे हुए हैं। पश्चिम के अंदर भी हमारे पास जैसे जैसे आदेश आ रहे हैं, इसी कस्बे के अंदर सबसे पहला आंदोलन हमने करा था जब ये नज़रबंद गैंग का हिस्सा नहीं है हम कि नज़रबंद होके बैठ गए भाई, 2 सिपाही बैठ गए और नज़रबंद गैंग कौन है? ये नज़रबंद गैंग आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कौन है। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आजम साहब के नाम पर जो नज़रबंद हो जाते हैं वो नज़रबंद गैंग है। अच्छा जी बिल्कुल, आजम साहब के लिए जो आवाज़ नहीं उठाते वो नज़रबंद गैंग है। तंजीम फातिमा से हमारी, मुझे कल बिल्कुल ऐसी खुशी हुई जैसे मेरे घर की कोई छुट के आई हूँ। तंजीम फातिमा जी कल निकल के आई हैं, उनके समाजवादी पर खुला आरोप। खुला है या छुपा हुआ है? बिल्कुल खुला आरोप। ये तो सब पे आरोप है। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी पर एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि वो एक छुप करके बैठे हैं, नजरबंद होकर के वो काम कर रहे हैं, नजरबंद हो गए हैं। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली है आजम खान और उसके परिवार के लिए। चलिए खैर, अगला सवाल, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप है कि आप परिवारवाद की राजनीति करते हैं, चाहे वो एक सभासद का चुनाव हो, एक विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, इवन उपराष्ट्रपति पद तक का चुनाव आप ही लड़ते हैं। ऐसा क्यों कि परिवारवाद आपको कहाँ क्या चाहिए? और मैं बताता हूँ आपको, आप परिवार की बात करें, देखिए मेरा तो राजनीतिक परिवार 5-10 लोगों का नहीं है, बिल्कुल परिवारवाद है। मेरे परिवार के अंदर मसूद अख्तर भी है, मेरे परिवार के अंदर नरेश सैनी भी है, मेरे परिवार के अंदर रुजदा बेगम भी है। और रही बात चुनाव की, तो देखिए क्षेत्र में अगर हम रहेंगे, अब चुनाव के वक्त कोई सिर्फ बिरादरी का झंडा लेकर या सिर्फ अपनी कौम का झंडा लेकर आ जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और 5 साल गायब रहे, वो चुनाव लड़ेगा जो 5 साल लोगों के बीच में वो चुनाव लड़ेगा। आप सुबह से आइए हमारी बैठक पर, अल्लाह ऐसे कायम रखे, पता नहीं किस बुजुर्ग की दुआ है, सुबह से जो हमारी बैठक पर लोग आते हैं क्षेत्र के, उनके काम करते हैं, हम उनके पास जाते हैं। जब काम हम लोग कर रहे हैं तो चुनाव भी तो ताकत भी तो हमें चाहिए। बगैर ताकत के कहाँ काम। आज गंगो नगर पालिका में रुजदा बेगम हमारी चेयरमैन है, हम उनके बोर्ड के अंदर सभासद हैं। वो इसलिए है कि ताकि हम उनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग पिलर खड़ा रहे, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के अंदर ये बैठक जो है ना, ये परिवार है। परिवार का मतलब ये नहीं इमरान, नौमान, हमजा, मतलब मसूद परिवार, काजी परिवार नहीं है। जो भी यहाँ पर आते हैं, जो लोग मिलते हैं, वो परिवार है। इनफैक्ट आप गंगो के, जनता के लिए बहुत बड़ा मैसेज है आपकी तरफ से। आप गंगो के हैं, भाई गंगो के हैं, भाई गंगो के हैं, तीनों जो यहाँ बैठे हैं। भले आपकी मेरे से कोई नाराजगी हो, लेकिन आप भी मेरे परिवार का सदस्य हैं। क्या पता कब वक्त लग जाए और आपको बुलवा कर हम चुनाव लड़वा दें। चलिए खैर, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप युवा हैं, ऊर्जावान हैं और शिक्षित भी हैं। आप वो अभी डिग्री लेकर के आए हैं गंगो विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि अब आप एक गंगो एक वार्ड को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, आप एक कस्बे को रिप्रेजेंट नहीं करते, गंगो विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके लिए क्या रोड मैप है? किस तरह से आज से 5 साल बाद आप यहाँ का जो युवा है
वो बहुत पिछड़ा हुआ जी, जी, इलाका है जी, हमारा, बिल्कुल, उसको बिल्कुल, किस तरह से आप देखना चाहते हैं? देखिए मैंने अभी देखिए राजनीतिक बात तो मैं आपसे नहीं करूंगा इस बारे में, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि जमीनी मेरी, स्तर की बात होनी देखिए चाहिए, मैं जो चाहता हूँ, मैंने अभी अपना नया प्लान जो है, मैं सराय की तरफ एक कम्युनिटी लाइब्रेरी खोल रहा हूँ पहली, और मेरा इरादा है कि मैं क्षेत्र के अंदर हर गांव के अंदर आने वाले 5 साल में एक कम्युनिटी लाइब्रेरी खोल दूं, जिसके अंदर कंप्यूटर भी हो बच्चों को, ताकि फॉर्म्स वगैरह की दिक्कत ना हो। दूसरा मैं चाहता हूं कि मैं पूरे क्षेत्र के अंदर एक कोचिंग सेंटर ट्रेनिंग का बच्चों की, चाहे वो IAS IPS की हो और यूनिवर्सिटीज़ की जैसे AMU जामिया की हो, ये मेरा पर्सनल है, ये राजनीतिक उसका नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अल्लाह ने ताकत दी तो मेरा जो सबसे पहला यहाँ का इरादा है, वो गंगो क्षेत्र के अंदर रोजगार का मसला है सबसे बड़ा। हमारे क्षेत्र के अंदर मैं देखता हूँ यहाँ पर हमारे यहाँ कढ़ाई का काम बहुत है, हैंड एम्ब्रॉयडरी का। हैंड एम्ब्रॉयडरी का बहुत काम है, लेकिन हमारे सूट्स और ये सब चीज़ें जो हैं ये जाती हैं पंजाब हरियाणा। क्यों ना उनसे बातचीत करके एक अच्छा सेंटर गंगो ही खोला जाए, ताकि यहाँ से इन चीज़ों की डील हो, सरकार द्वारा कुछ हम स्कीम ऐसी लाएं। दूसरा मैं चाहता हूँ कि कस्बे के अंदर लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ाने के लिए काम किया, जिस तरह गंगो एक हथकरघा के रूप में यहाँ पर कताई बुनाई का काम होता है, बहुत मशहूर काम था, लेकिन वो खत्म हो गया, सरकार ने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि यहाँ की महिलाएं जो हैं उनके लिए कम से कम हर कस्बे के अंदर एक सेंटर खोला जाए, चाहे वो सिलाई सेंटर हो, चाहे वो किसी भी तरीके का एक ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे वो कंप्यूटर सेंटर हो, ताकि कम से कम 100 से 200 परिवारों को हर कस्बे में या हर गांव के अंदर, गरीब परिवारों की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाए और उनका रोजगार चले। चलिए, खैर बहुत अच्छी आपकी सोच है। बाकी और जितना आएगा सोच में भाई, वो मैं इंशाल्लाह आपको 5 साल के अंदर करके दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात गंगो क्षेत्र की जनता के लिए, गंगो विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक युवा इस तरह की सोच रखता है। वो चाहता है कि हमारा क्षेत्र तरक्की करे, उसको रोज़गार भी मिले, उसे शिक्षा भी मिले, और बहुत अच्छी बातें यहाँ सुनने के लिए मिली। बहुत अच्छे सवाल जवाब हुए, और मैं बहुत बहुत शुक्रिया हमजा साहब, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छे से आपने सवालों का जवाब दिया। आपके भविष्य के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। शुक्रिया बहुत बहुत जी, तो आप देख रहे हैं हम हैं आज़ाद न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।